Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को नई सोच और नए तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। संस्था की विशेषता है नियमों की व्यवस्था, व्यक्तियों की सदस्यता, जानने की क्रिया, कोई नहीं। तो संस्था से संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ए। बहुत इजी है। संस्था क्या है? नियमों की व्यवस्था है। नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था ही संस्था कहलाती है। संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको वहाँ देख लीजिए और संस्था टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ भी हम लोग देख लें। तो संस्था के विकास की बात कौन करते हैं? समनर महोदय करते हैं। समनर महोदय संस्था की बात किस बुक में करते हैं? इनकी ये बुक आती है फोकवेज, 1906 में आती है इनकी यह बुक। ठीक है, ध्यान नोट करते जाइए। कुछ इनसे संबंधित बातों को और देख लिया जाए। समनर क्या बात करते हैं? अंतः समूह और बाह्य समूह की भी बात समनर महोदय करते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह। दूसरा ये क्या बात करते हैं? स्वजाति केंद्रीयता या नृजाति केंद्रीयता इनकी एक और अवधारणा है जो निश्चित रूप से हर तरह के परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। एथनोसेंट्रिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इनसे संबंधित तीसरी जानकारी यह होती है कि यह 1876 में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र के अकादमिक जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के अकादमिक जनक। आगे देखें तो ये इनके एक महत्वपूर्ण कथन है कि अंतःविवाह रूढ़िवादी होता है और बहिर्विवाह प्रगतिवादी। नोट कर लीजिए, अंतः विवाह रूढ़िवादी होता है और बहिर्विवाह प्रगतिवादी। तो ये भी समनर का एक कथन है। और संस्था के विकास की इन्होंने बात की है। इसका क्या फार्मूला आया हो जाएगा? IHF-CMI। अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो संस्था से संबंधित वीडियो देखिए। और समनर से संबंधित हमने बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ देख ली। कॉपी पेन निकालिए और नोट करते जाइए। तो चलिए फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत किया है। ए एलन तुरेन, मूर, डेनियल बेल और बर्गर। तो यहाँ देखें, ये जो क्वेश्चन है उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा कौन प्रस्तुत करता है? डेनियल बेल महोदय करते हैं। एलन तुरेन भी उत्तर औद्योगिक समाज से ही संबंधित है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी। पहले क्या होते हैं कि औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगिक समाज आता है। औद्योगिक समाज आता है और औद्योगिक समाज ही आगे विकसित होकर उत्तर औद्योगिक समाज हो जाता है। ठीक, उत्तर औद्योगिक समाज हो जाता है। और इसकी सबसे पहले बात कौन करता है? डेनियल बेल महोदय करते हैं। डेनियल बेल की कुछ और पुस्तकों की जानकारी ले लें हम लोग यहाँ। तो नोट कर लीजिए, इनकी पहली बुक आती है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वैसे तो इनकी पहली बुक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी कहते हैं। इस बुक में ये कहते हैं कि विचारधारा का क्या है? अंत हो गया है। समाजवादी विचारधारा से अब कोई श्रमिक भ्रमित नहीं होने वाला है। तो और दूसरा है इनकी बुक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। थर्ड इनकी बुक है द कल्चरल कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। द कल्चरल
कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। तो डेनियल बेल से संबंधित ये जानकारी हम लोगों ने देखी, तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोर्सेरी तथा विचक्राफ्ट में अंतर है। ये कहता है कि प्रथम दैवीय एवं वंशानुगत है जबकि दूसरा सीखा जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवीय एवं वंशानुगत है। दोनों सही है या दोनों गलत है। तो यहाँ देखिए कि सोर्सेरी क्या होता है और विचक्राफ्ट क्या होता है। सोर्सेरी आपको तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है उसे हम सोर्सेरी कहते हैं, और विचक्राफ्ट भूत प्रेत की सिद्धि होती है। भूत प्रेत की सिद्धि को हम विचक्राफ्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है, सोर्सेरी तंत्र मंत्र जो होता है वो सीखा जाता है, और भूत प्रेत की जो सिद्धि है वो दैवीय होती है, वंशानुगत हो सकती है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। और सोर्सेरी और विचक्राफ्ट दोनों को काला जादू के अंतर्गत रखते हैं। कौन रखते हैं? मेलिनोवस्की रखते हैं। मेलिनोवस्की 2 तरह के जादू की बात करते हैं, एक काला जादू और दूसरा सफ़ेद जादू। जादू से संबंधित ध्यान रखिएगा, एक एस.सी. दुबे भी आते हैं, एस.सी. दुबे भी आते हैं, और फ्रेज़र महोदय भी आते हैं। फ्रेज़र महोदय किस बुक में जादू की बात करते हैं और कितने तरह की जादू की बात करते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है वो हमें जानना है। नहीं है यहाँ पूछ रहा है। विलेज इंडिया मैकमेरिट की है, बिल्कुल सही है। लिटिल कम्युनिटी, ये रेडफील्ड महोदय की, ये भी सही है। इनइक्वलिटीज़ इन सोशल चेंज एंड द सोशल सिस्टम, ये पार्सन्स की, ये भी सही है। लेकिन इनइक्वलिटीज़ एंड सोशल चेंज यह एम.एन. श्रीनिवास की बुक नहीं है। तो हमारा आंसर मिल गया, 4 का आंसर हमारा हो गया सी। लेकिन इनइक्वलिटी एंड सोशल चेंज यह बुक किसकी है? यह बुक आंद्रे बेतेई की है। आंद्रे बेतेई यही है। इनकी एक और बुक है बहुत फेमस, कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर, जिसको कहते हैं कि ये भारत में क्या है, बेबेरियन मॉडल पर अध्ययन करते हैं। और एम.एन. श्रीनिवास की इसी से मिलता जुलता बुक है। इनकी बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये इनकी बुक है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। सोरोकिन, स्पेंसर, मार्गन और वेबर में। तो संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में सोरोकिन महोदय कहते हैं कि संस्कृति क्या है, बीच में आदर्शात्मक होती है। ये संस्कृति का वर्गीकरण करते हैं और सामाजिक परिवर्तन में भी इस चीज़ को हम लोग लागू करते हैं। और एक तरफ होता है इंद्रियपरक संस्कृति और एक तरफ होता है विचारात्मक। और क्या कहते हैं कि संस्कृति या क्या कहते हैं समाज जो है, परिवर्तन की जब हम देखते हैं तो समाज इंद्रियपरक अवस्था से आदर्शात्मक अवस्था में आता है और आदर्शात्मक अवस्था से फिर विचारात्मक अवस्था में जाता है। फिर जब यह फिर उल्टा, जब कुछ समय बाद फिर विचारात्मक अवस्था से आदर्शात्मक अवस्था में आता है और आदर्शात्मक अवस्था से इंद्रियपरक अवस्था में आता है। तो कहते हैं कि समाज क्या है, सामाजिक परिवर्तन की जब ये बात करते हैं तो यह एक पेंडुलम की भांति सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इसे पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं, पेंडुलम थ्योरी भी कहते हैं। इसे थ्योरी ऑफ लिमिट भी कहते हैं, क्योंककि यह एक सीमा के बाद फिर वापस हो जाती है। कहते हैं कि जैसे पहले आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे, कम कपड़े पहनते थे, फिर वही क्या कहते हैं कि हमारे समाज में फिर वैसा ही आने लगा है, कम कपड़े। तो कहते हैं कि संस्कृति क्या है, अपने आप में दोहराते रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर लौटती है। तो थ्योरी ऑफ लिमिट भी इसे कहते हैं, सीमा का सिद्धांत इसे कहते हैं। क्या? संस्कृति का उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी
कहते हैं। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो औद्योगिक क्रांति का समय क्या है? हम लोग नोट कर ले पहले। औद्योगिक क्रांति का समय है 1760। ठीक है, अभी क्या चल रही है हमारे 2024 चल रही है। तो 2000 से 2100 के बीच में है ये, तो हम इसे क्या कहते हैं? 21वीं सदी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 1700 से 1800 के बीच में होगी तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 1760 में ये क्रांति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? 18वीं शताब्दी हो जाएगी। 18वीं 50 के बाद 60 में है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। समझ गए होंगे? शताब्दी में बंतर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। इससे और ध्यान देने वाली बात है कि और हमारे समाजशास्त्र के प्रमुख कारणों में, समाजशास्त्र के उदय के प्रमुख कारणों में इफ रहा है, जिसमें एक होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एक होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, जो 1760 में होती है औद्योगिक क्रांति, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है। तो यहाँ कुछ जानकारियाँ हैं, नोट करते रहिएगा, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। 6 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी जनजाति की अपनी ही संस्कृति का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? देशीय, संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण, व्यवस्थापन। तो संस्कृति का पुनर्जागरण क्या है? देशीय कहलाता है। और संस्कृति ग्रहण, जब अपनी ही संस्कृति को जब हम सीखते हैं तो संस्कृति ग्रहण कहलाता है। सात्मीकरण, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाना, सात्मीकरण कहलाता है। और व्यवस्थापन इससे संबंधित नहीं है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। संस्कृति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, आपके इस तरह से सारे टर्म्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आप खुद ही कर सकेंगे। 7 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? ए गिरजाघर, बी श्रमिक संघ, सी विवाहित व्यक्ति, डी परिवार। तो यहाँ समिति का उदाहरण कौन सा है? गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति, परिवार। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 8 का बी। समिति क्या है? एक से अधिक लोगों के या व्यक्तियों के बीच किसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर विचारपूर्वक जो संगठन होता है, मिलकर जो लोग कार्य करते हैं, वो समिति कहलाती है। और समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसे वहाँ देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। कम समय में कैसे पढ़ें, समिति के विशेषताओं के लिए क्या फॉर्मूला है? ऐसा अंश औपव्य विनिनी, ऐसा अंश औपव्य विनिनी। चलिए, इसको मैं यहाँ इसी तरह छोड़ती हूँ और इसके डिटेल में जानकारी के लिए आप समिति के संबंधित जो वीडियो उसे देखिएगा। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो यहाँ पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या रेखीय दृष्टिकोण। सामाजिक परिवर्तन को 2 तरह से देखते हैं, एक रेखीय देखते हैं, एक चक्रीय देखते हैं। तो रेखीय कहते हैं कि समाज का जो विकास है वो एक सीधी रेखा में होता है, और चक्रीय कहते हैं कि नहीं, इसका समाज का जो परिवर्तन है वो क्या है, एक चक्र के रूप में होता है। समाज एक अवस्था में आता है, फिर पुनः उसी अवस्था से फिर गुजरता है, मतलब एक चक्र के रूप में यह परिवर्तन चलता रहता है। तो इस तरह से रेखीय दृष्टिकोण को बताना है। काम्ट, स्पेंसर और मार्क्स ये रेखीय हैं। काम्ट, स्पेंसर और मार्क्स, ये रिपीट हो गया है। काम्ट, सोरोकिन और मार्क्स, परेटो, सोरोकिन और आगबर्न। तो यहाँ वैसे दोनों सेम है, तो आंसर तो ये या बी कुछ भी लगाएंगे दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों विचारक क्या हैं, रेखीय सामाजिक परिवर्तन में आते हैं। सोरोकिन, परेटो,
ये चक्रीय में आते हैं, तो नोट कर लीजिएगा चक्रीय में कौन कौन आएंगे। सोरोकिन, परेटो, स्पेंगलर, और टायनवे, ये 4 लोग। और कभी कभी वीको भी देता है। वीको वैसे सर्पिल में आते हैं, तो 4 चक्रीय हो गए, सर्पिल में वीको आते हैं, तो इनको कभी कभी इसके साथ भी दे देता है। रेखीय में काम्ट आ गए, स्पेंसर आ गए, मार्क्स आ गए, आपके बेबलेन आ जाएंगे, इस तरह से मार्गन आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग रेखीय दृष्टिकोण में आ जाते हैं। काम्ट को देखिए तो काम्ट क्या करते हैं समाज के विकास में, टीएमपी की अवधारणा देते हैं। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद कहते हैं, समाज 3 स्तरों से गुजरता है। स्पेंसर हप्पाई की अवधारणा देते हैं, 4 तरह के समाज के विकास की बात करते हैं। मार्क्स आय प्रशापु की बात करते हैं। जिन्होंने मेरे एमसीक्यू को देखा होगा, इस तरह से छोटे छोटे फॉर्मूला के रूप में हम सारी चीज़ों को याद करते हैं और इनका अर्थ वो समझते होंगे। तो मेरे इसी तरह से एमसीक्यू को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना जान जाएंगे, सीख लेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे इस तरह से। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ए या बी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है, अर्थात कौन सा हमारा अर्जित परिस्थिति है। अर्जित क्या है, अर्जित मतलब होता है जिसे हम प्राप्त करते हैं, और प्रदत्त कहता है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है। तो आयु क्या हमें जन्म के साथ ही मिलता है, लिंग भी हम जन्म के साथ ही मालूम हो जाता है, रक्त संबंधी जो होते हैं वो भी क्या है हमें जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, धन क्या है यह हम अर्जित करते हैं। तो 10 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, जन्म के साथ धन नहीं मिलता है, हम इसे अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत रखते हैं। अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति की बात कौन करते हैं, लिंटन महोदय करते हैं। परिस्थिति और भूमिका को 2 भागों में बांटते हैं, अर्जित और प्रदत्त। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृति प्रायः जानी जाती है ए असावयवी, सावयवी, अधिसावयवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृति क्या है, संस्कृति को अधिसावयवी कहा जाता है। तो सुपर इंडिविजुअल संस्कृति को कहते हैं। सुपर इंडिविजुअल अधिसावयवी कौन कहता है, स्पेंसर महोदय कहते हैं। और अधिसावयवी और अधिव्यक्तिगत संस्कृति को किसने कहा है, क्रोबर महोदय ने कहा है। तो संस्कृति से संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। तो आई थिंक ये जो आज का MCQ है वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।